Hello, my dear students. Welcome to today's session, that is lecture number 2 of chemistry in everyday life. जैसा कि पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में हम 3 चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे. नंबर 1 वाज ड्रग्स, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखा कि ड्रग्स क्या होते हैं, ड्रग टारगेट इंटरेक्शन कैसे होती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स के बारे में भी हमने बात की थी. ठीक, आज के लेक्चर में अब हम रिमेनिंग 2 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे. दैट मीन्स वी विल बी बेसिकली डिस्कसिंग द 2 टॉपिक्स. नंबर 1 इज दैट केमिकल्स इन फूड जो हम यूज करते हैं, एंड नंबर 2 विल बी क्लींजिंग एजेंट्स. उनके बारे में हम बात करेंगे इस लेक्चर में. ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केमिकल्स इन फूड. व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल्स इन फूड? आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी कोई पैकेज्ड मटेरियल, पैकेज्ड फूड पार्टिकल्स या फूड मटेरियल हमारे पास आते हैं, उन सभी फूड पार्टिकल्स के अंदर कुछ केमिकल्स ऐड होते हैं. ठीक है, वो केमिकल्स हम किस लिए ऐड करते हैं? ताकि हम उस फूड के टेस्ट को इंक्रीज कर सके, उसके कलर को इंक्रीज कर सके, उसके ओडर को इंक्रीज कर सके और उसकी अपील को इंक्रीज कर सके. ठीक है ना, या फिर उस फूड को हम काफी समय के लिए प्रिजर्व रख पाए. ठीक है, ये सारे केमिकल्स, ये सारे केमिकल स्पीशीज जिनको हम फूड के अंदर ऐड करते हैं to increase, to improve its keeping qualities, इसको हम बहुत देर तक रख सके, its appearance, its taste, odor, and in fact the nutritive value. Sometimes we add those chemicals in our food items जिससे उस फूड का न्यूट्रिशन वैल्यू, न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज होता है. ठीक, इन सभी केमिकल्स को हम एक सिंपल टर्म से डिनोट करते हैं. वी कॉल देम एज फूड एडिटिव. सो सिंपली फूड एडिटिव्स ऐसे केमिकल स्पीशीज है जो हम फूड के अंदर यूज करते हैं, फूड पार्टिकल्स या फूड आइटम्स के अंदर यूज करते हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो सके, उसका टेस्ट इंक्रीज हो सके, उसकी अपील इंक्रीज हो सके, ऑर्डर इंक्रीज हो सके, या इनफैक्ट इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो सके. ठीक, नाउ यहां पे डिफरेंट तरह के हमने दिखाए हैं कि डिफरेंट तरह के फूड केमिकल जो हम फूड में यूज करते हैं. वी कैन यूज फूड कलर्स. फूड कलर्स क्या करेंगे? ऑब्वियसली फूड के अपीयरेंस को एनहांस करने में हेल्प करेंगे. ठीक, वी कैन यूज फ्लेवर्स एंड स्वीटनर्स जो कि उसके टेस्ट को बढ़ाएंगे. वी कैन यूज फैट इमल्सिफायर्स एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट्स. वी कैन यूज प्रिजर्वेटिव्स. ठीक, इसी तरीके से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स सच एज मिनरल्स हम ऐड कर सकते हैं, विटामिन्स हम ऐड कर सकते हैं और एमिनो एसिड्स हम ऐड कर सकते हैं. ठीक, लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक में हमें सिर्फ 2 चीजों के बारे में डिस्कस करना है विच आर यूज्ड एज केमिकल्स इन फूड, फूड एडिटिव्स के तौर पे जो यूज होते हैं. नंबर 1, एक तो हमें इनके बारे में बात करना है, दैट इज द स्वीटनर्स, एंड नंबर 2 वी विल बी बेसिकली डिस्कसिंग अबाउट प्रिजर्वेटिव्स. ठीक है, तो इन 2 चीजों के बारे में, इन 2 फूड एडिटिव्स के बारे में हम अपना डिस्कशन जारी रखेंगे. ठीक, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स. ठीक है, नाउ यू नो, अगर हमें किसी भी फूड को उसके अंदर मिठास डालनी है, ठीक है ना, उसके अंदर स्वीटनेस को डेवलप करना है, तो ऑब्वियसली हम क्या यूज करते हैं? हम चीनी यूज करते हैं. ठीक है, और चीनी जो होता है दैट इज सक्रोस. ठीक है, और सक्रोस के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है और फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है. यू मस्ट बी नोइंग दैट सक्रोस इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. ठीक है, या तो हम सक्रोस को यूज करते हैं या फ्रक्टोज को भी यूज कर सकते हैं नॉर्मली एज स्वीटनर्स. ठीक है ना, बट सक्रोस की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम यह है, नो डाउट, कि ये टेस्ट अच्छा करता है किसी भी चीज का, लेकिन इसकी बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम यह है कि इट लीड्स टू इंक्रीज इन कैलोरीज. ठीक है ना, इससे कैलोरीज बढ़ जाती है. आपको पता है सक्रोस हो या फ्रक्टोज हो, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स जो है दे प्रोड्यूस इंस्टेंट एनर्जी. ठीक है, यू नो, सक्रोस हाइड्रोलाइज हो जाता है इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, और ग्लूकोज जो है वही हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है, लेकिन अगर हम इस सक्रोस को ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं
तो जो ग्लूकोज एनर्जी के लिए यूज हो रहा था वो अब बच जाएगा, ठीक है। जो बचा हुआ ग्लूकोज है, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, ग्लूकोज जो है इट हैज अ टेंडेंसी टू गेट कन्वर्टेड इनटू फैट, ठीक। वहां पे आप एक टर्म यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर फैटनिंग, ठीक है ना, एंड दैट्स व्हाट इज ट्रूथ, ठीक, कि एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स अगर आपके पास है वो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। नाउ जब वो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं, पीपल बिकम ओबीज, ठीक है ना, उनको ओबेसिटी हो जाती है जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक। इसीलिए जो एथलीट्स होते हैं, ठीक है ना, जो रेसलर्स होते हैं, बॉक्सर्स होते हैं, ठीक है, उनको अपनी कैलोरीज को मेंटेन करने की जरूरत हमेशा रहती है, ठीक है। और वो अपनी कैलोरीज को अगर वो सक्रोस ज्यादा यूज करते हैं, चीनी ज्यादा यूज करते हैं, इट कैन लीड टू इंक्रीज इन द फैट कंटेंट ऑफ देयर बॉडी। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो प्रॉपरली अपना काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दैट मीन्स हमारे पास कोई ऐसा अल्टरनेटिव होना चाहिए जो हमें एनर्जी मतलब जो हमें स्वीटनेस तो बिल्कुल अच्छे से देगा, लेकिन वो कैलोरीज में ऐड ना हो पाए, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही एक और प्रॉब्लम है इसकी, आप लोगों को पता है कि टूथ डीके हो जाता है, ठीक है। तो जो भी स्वीट सब्सटेंसेस हम खाते हैं वो कैविटीज प्रोड्यूस करते हैं, हमारे दांतों में कैविटीज प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से पीपल जो है वो उनको सफरिंग्स हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली एक और इंपॉर्टेंट मसला है वो ये कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, डायबिटीज जिनको हो जाता है वो सक्रोस यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने सक्रोस यूज किया तो उनकी बॉडी में ग्लूकोज डेवलप हो जाएगा, इंसुलिन की ऑलरेडी वहां पे कमी होती है, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है। तो इन सभी लोगों के लिए या इन सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमारे पास केमिस्ट्री ने हमें कुछ ऐसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स दिए हैं जो बिल्कुल टेस्ट तो वैसे ही देते हैं जैसे सक्रोस देता है, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से कैलोरी इनटेक में इजाफा नहीं होता है। एट द सेम टाइम टूथ डीके भी प्रिवेंट हो जाता है और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी वो यूज हो सकता है, ठीक है ना। तो सक्रोस एंड फ्रक्टोज आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड नेचुरल स्वीटनर्स, बट दे ऐड टू द कैलोरी इनटेक एंड प्रमोट टूथ डीके, ठीक है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। टू अवॉइड दीज प्रॉब्लम्स many people take artificial sweeteners. Some important artificial sweeteners are, ठीक है। तो आपने सुना होगा नाम शुगर फ्री, ठीक है, अक्सर एड्स आते हैं टीवी में, ठीक है, कि अगर आपने एक बिस्किट खाया, इट सेज दैट इट इज अ शुगर फ्री बिस्किट, ठीक है ना। तो शुगर फ्री का मतलब क्या होता है? शुगर फ्री का मतलब बेसिकली यही है कि उसके अंदर टेस्ट तो बिल्कुल शुगर की तरह है, लेकिन वहां पे सक्रोस यूज नहीं किया गया है, बल्कि कोई ऐसा सब्सटेंस यूज किया गया है जो मतलब डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन टेस्ट वैसा ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आपको याद रखने हैं, जिसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। सो द नंबर 1 इज सैकरिन। यू विल हैव टू रिमेंबर सैकरिन एंड इट्स केमिकल कंपोजिशन, आपको यह भी याद रखनी है। सैकरिन जो है वो क्या होता है केमिकली? सैकरिन इज ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड, ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड। द स्ट्रक्चर इज गिवन ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड, ठीक है। तो सल्फो ग्रुप यहां पे ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, ये असल में क्या था? बेंजीन के ऊपर इट वाज एक्चुअली COOH ग्रुप, ठीक है, COOH ग्रुप। सो इट वाज एक्चुअली बेंजोइक एसिड, इसके ऑर्थो पोजीशन पे सल्फो ग्रुप लगा है, और यहां पे एक और लिंकेज डेवलप हुआ है NH। दिस इज व्हाट यू कॉल एज इमाइड लिंकेज, ठीक। सो सैकरिन इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट जिसका नाम है ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड, ठीक। इट इज द फर्स्ट मोस्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, ठीक है। सबसे पहला स्वीटनिंग एजेंट आर्टिफिशियली जो यूज किया गया है दैट इज सैकरिन, ठीक है। एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी खासियत क्या है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इट इज 550 टाइम्स स्वीटर देन शुगर, ठीक है। शुगर से 550 गुना ज्यादा स्वीटनिंग एजेंट है ये, इससे ज्यादा इसकी मिठास होती है। एंड एट द सेम टाइम ये सैकरिन जो है ये हमारी बॉडी के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है। जब हम इसको खाते हैं तो बिल्कुल ये विदाउट रिएक्टिंग विद द बॉडी ये बिल्कुल एज सच यूरिन के थ्रू पास हो जाता है, ठीक है। तो टेस्ट के काम में आता है, लेकिन कैलोरी इनटेक कैलोरीज को ये नहीं बढ़ाता है, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज सैकरिन व्हिच इज 550 टाइम्स स्वीटर देन शुगर, ठीक। नंबर सेकंड
You have to remember the names. Aspartame. It is one of the most successful and widely used artificial sweetening agent, and it is roughly 100 times as sweet as sugar. ठीक है ना, 100 times as sweet as sugar, यानी कि सक्रोज. ठीक है. Now इसकी एक इंपॉर्टेंट खासियत आपको याद रखनी है, वो ये कि इसको हम कुकिंग टेम्परेचर्स पे यूज नहीं कर सकते. मतलब अगर हमने इसको किसी फूड आइटम के अंदर डाला टू इंक्रीज इट्स टेस्ट, लेकिन हमें उसको कुक करने की जरूरत पड़ी, हीट करने की जरूरत पड़ी, ठीक है, उस सूरत में हम एस्पार्टेम को यूज नहीं कर सकते हैं. रीजन बीइंग कि इट इज अनस्टेबल टू हीट. ठीक है ना, ये हीटिंग से अनस्टेबल हो जाता है और ये अपना काम नहीं कर पाता है. इसीलिए हम इनको सिर्फ वहां पे यूज करते हैं जहां पे लो टेम्परेचर्स में फूड को यूज करना पड़े. जैसे कोल्ड ड्रिंक्स की अगर हम बात करें, ठीक है ना, सो कोल्ड फूड्स की अगर हम बात करें, सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करें, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल के आया जो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, वो ये कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो स्वीटनिंग एजेंट होता है वो कौन होता है? दैट्स नॉट सक्रोज, दैट इज एस्पार्टेम, एंड एस्पार्टेम इज 100 टाइम्स स्वीटर देन शुगर. दिस इज इट्स स्ट्रक्चर. एंड मे बी एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है एस्पार्टेम के हवाले से, वो ये कि ये बना है दो मोनोमर्स का. ठीक है ना, दो चीजों का बना है. एक मिथाइल एस्टर ऑफ फिनाइल एलानीन. देखिए फिनाइल एलानीन, दिस इज द स्ट्रक्चर. ये आप ये वाला पार्ट देख लीजिए, दिस पार्ट. अगर मैं इसको यहां पे लिखूं, दिस इज C6H5CH2CHCOOH. ठीक है, COOH, देन इट इज NH2. ये जो चीज है, ये जो केमिकल स्पीशीज है, दिस इज आवर फिनाइल एलानीन, एंड फिनाइल एलानीन इज एन एमिनो एसिड. ठीक है ना, फिनाइल एनालीन को क्या किया गया है, यहां पे एस्टेरिफिकेशन हुई है कार्बोक्सिलिक एसिड पे. ठीक है, तो एस्टेरिफिकेशन की वजह से क्या किया गया है, यहां पे COOH के बजाय यहां पे दिया गया है COOCH3. This is COOCH3. That means it's a methyl ester. ये क्या है, ये एक methyl ester है. किसका? फिनाइल एलानीन का. ठीक है, दूसरा पार्ट जो यहां पे है, this one, this is aspartic acid. ठीक है, aspartic acid. ठीक, now aspartic acid में COOH ग्रुप है और इसमें NH2 ग्रुप था. एंड यू नो, जब NH2 के सामने COOH ग्रुप आएगा, व्हाट विल हैपन, इसमें से हाइड्रोजन और इसमें से OH ग्रुप निकलेगा, वाटर निकलेगा बाहर. ठीक है, वाटर जब बाहर निकला तो यहां पे एक लिंकेज डेवलप हो गया, NHC double bond O, and you call this type of linkage as a पेप्टाइड लिंकेज. एमिनो एसिड्स में पढ़ा होगा आपने कि जब दो एमिनो एसिड्स आपस में लिंक होते हैं, एक एमिनो एसिड का NH2 दूसरे एमिनो एसिड के COOH ग्रुप के साथ कंडेंसेशन करके एक लिंकेज डेवलप करता है, CONH लिंकेज. दिस इज व्हाट वी कॉल एज ए डाइपेप्टाइड लिंकेज. सो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि एस्पार्टेम बना होता है बाय ए डाइपेप्टाइड लिंकेज बिटवीन this is between methyl ester of phenyl alanine and एस्पार्टिक एसिड. तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है एस्पार्टेम के बारे में. नंबर 1, कोल्ड ड्रिंक्स में यूज किया जाता है क्योंकि कुकिंग टेम्परेचर्स पे ये अनस्टेबल होता है. नंबर 2, इट इज फॉर्मड बाय ए डाइपेप्टाइड लिंकेज बिटवीन 2 एमिनो एसिड्स, एंड दोज एमिनो एसिड्स आर एस्पार्टिक एसिड एंड मिथाइल एस्टर ऑफ फिनाइल एलानीन. ठीक है, फाइन. सो next another very important artificial sweetening agent is elatine. नाम याद रख रहे हैं, पहला था सैकरिन, दूसरा था एस्पार्टेम, तीसरा है एलिटेम. ठीक है, एलिटेम इज सिमिलर टू दैट ऑफ एस्पार्टेम. ठीक है, however it is more stable than aspartame. ठीक, एलिटेम इज सिमिलर टू दैट ऑफ एस्पार्टेम but it is more stable than aspartame, and the most important thing here is that it is 2000 times as sweet as sucrose. ठीक है, 2000 गुना ज्यादा स्वीटर है सक्रोज के मुकाबले में. ठीक, दिस इज इट्स स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर्स आर नॉट रियली इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, उनको याद रखने की जरूरत नहीं है. जहां जहां पे मुझे लगे, जैसे मैंने अभी बताया डाइपेप्टाइड वाला, वो इंपॉर्टेंट फीचर है, मे बी वो पूछा जा सकता है. ठीक,
इसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाट वी कॉल एज सक्रालोस। ठीक है, सक्रालोस जो है ये सक्रोस का ही डेरिवेटिव है, ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सक्रोस। सक्रोस पता है आपको, मैंने अभी भी बताया, सक्रोस बना है ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का। ठीक है, सो दिस इज द ग्लूकोज पार्ट and this is the fructose part, ठीक, and they are linked by means of a glycosidic bond, पता होगा आप लोगों को ऑलरेडी, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, अब अगर यहां पे OH ग्रुप होता, यहां पे OH ग्रुप होता तो इट वाज जहां पे क्लोरीन लगा है, देखिए यहां पे एक क्लोरीन है, यहां पे एक क्लोरीन है, यहां पे एक क्लोरीन है। ठीक है, तो जहां पे OH ग्रुप था सक्रोस में, वहां पे 3 जगहों पे हमने क्लोरीन से रिप्लेस किया है OH ग्रुप्स को। सो वी कॉल इट एज ए ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सक्रोस एंड इट इज नोन एज सक्रालोस। ठीक है, नाउ इट्स अपीयरेंस एंड टेस्ट आर लाइक शुगर एंड इज स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर्स। ठीक है, ये कुकिंग टेम्परेचर्स पे बिल्कुल स्टेबल होता है और इसको हम वहां पे यूज कर सकते हैं एज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट जहां पे कुकिंग करने की भी जरूरत होगी, लेकिन एस्पार्टेम को हम कुकिंग टेम्परेचर्स पे यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, व्हाट यू हैव टू सिंपली डू इज यू हैव टू सिंपली रिमेंबर द नेम एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ these chemicals. ठीक, next part of this topic is another type of chemical which we use in food or food additive, that is food preservatives. ठीक है, तो नाम से ही पता चलता है फूड प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या होता है। So what do you mean by food preservative? Simply एक फूड प्रिजर्वेटिव ऐसा केमिकल स्पीशीज है जिसको हम जब फूड में ऐड करते हैं तो हम उस फूड को काफी समय के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, और प्रिजर्वेशन के बहुत सारे तरीके हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने, देखा भी होगा आप लोगों ने अपनी कॉमन डे टू डे लाइफ में कि अगर हमें किसी चीज को प्रिजर्व करना होता है तो हम उसको सन ड्राइंग से प्रिजर्व कर सकते हैं, सॉल्टिंग से प्रिजर्व कर सकते हैं, या हम इसके अंदर कुछ केमिकल स्पीशीज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी पैकेज्ड फूड मटेरियल्स हमारे पास होते हैं, आप जो लेज खाते हो, ठीक है ना, जो जैम्स हमारे पास आते हैं, जो पिकल्स बाजार से हमारे पास आते हैं, उनके अंदर हर कोई किस्म का उनके अंदर आप देखेंगे हर किसी पैकेज्ड फूड में फूड प्रिजर्वेटिव जरूरी प्रेजेंट होते हैं ताकि वो काफी देर तक इनको बचा के रखे। ठीक है, सो फूड प्रिजर्वेटिव्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस which are used to protect food against bacteria, yeasts and molds are called as food preservatives. तो obviously you know फूड को कौन खराब करते हैं, यही चीज खराब करता है, या तो बैक्टीरिया खराब करेगा, या यीस्ट खराब करेंगे, या मोल्ड्स खराब करेंगे। ठीक है, इनको बचाने की इस फूड को इनसे बचाने के लिए जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं दे आर कॉल्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, नाउ कॉमन प्रिजर्वेटिव्स का नाम हमें याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पे एग्जांपल है दैट इज सोडियम बेंजोएट। रिमेंबर, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट इज ए कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव जो हम यूज करते हैं किन में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में एंड एसिडिक फूड्स में। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में हम इनको यूज करते हैं एज प्रिजर्वेटिव्स। ठीक, अनदर इंपॉर्टेंट नेम विच यू हैव टू रिमेंबर इज सोडियम मेटाबाइसल्फाइट। सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, इसको कहां पे यूज किया जाता है, यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव फॉर द प्रोडक्ट्स सच एज जैम्स, स्कॉशेस एंड पिकल्स एटसेट्रा। ठीक है, तो पिकल्स, जैम्स, स्कॉशेस में जो प्रिजर्वेटिव, जो केमिकल स्पीशीज प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है दैट इज व्हाट वी कॉल एज सोडियम मेटाबाइसल्फाइट। वेरी नाइस। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है हमारे पास। सॉर्बिक एसिड एंड इट्स सॉल्ट्स। ठीक है, सॉर्बिक एसिड को भी हम यूज करते हैं एज ए फूड प्रिजर्वेटिव। इट इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द ग्रोथ ऑफ यीस्ट्स एंड मोल्ड्स। ठीक है, इन प्रोडक्ट्स लाइक चीज, बेक्ड फूड्स। ठीक है, तो बेकरी आइटम्स में बिस्किट्स वगैरह, जो पैक्ड बिस्किट्स वगैरह हमारे पास मिलते हैं, उनके अंदर जो प्रिजर्वेटिव यूज होता है दैट इज सॉर्बिक एसिड एंड इट्स सॉल्ट्स। ठीक है, लास्ट पे इपॉक्साइड्स। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो ये मैंने कुछ चूज किए थे जो आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी। इपॉक्साइड्स, ठीक, दे आर हाईली इफेक्टिव इन प्रिजर्वेशन ऑफ लो मॉइस्चर फूड्स। ठीक है ना, तो लो मॉइस्चर फूड्स को प्रिजर्व करने के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव फूड प्रिजर्वेटिव जो होता है दैट इज इपॉक्साइड्स। ठीक है, इट इज मेनली यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ स्पाइसेस, नट्स एंड ड्राइड फ्रूट्स। ठीक है ना, ड्राई फ्रूट्स के लिए, नट्स के लिए और स्पाइसेस के लिए इनको प्रिजर्व करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर।
दैट वाज केमिकल्स यूज्ड इन फूड, जिनको हमने फूड एडिटिव्स का नाम दिया। दो इंपॉर्टेंट फूड एडिटिव्स हमने यूज किए, हमने डिस्कस किए। नंबर वन वाज, पहला हमने यूज किया आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, एंड नंबर सेकंड हमने जो यूज किया, जो यहां पे डिस्कस किया, दैट वाज फूड प्रिजर्वेटिव्स। ठीक, कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर, दैट इज क्लींजिंग एजेंट्स। क्लींजिंग एजेंट्स, सो व्हाट आर क्लींजिंग एजेंट्स? ठीक है ना, हमारे दिन की शुरुआत ही क्लींजिंग एजेंट से होती है। ठीक है, हम हर रोज नहाते हैं और हम हर रोज साबुन यूज करते हैं या शैम्पूज यूज करते हैं। ठीक है, दोज आर बेसिकली, या हम अपने कपड़े जो धोते हैं टू रिमूव द डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम आवर क्लॉथ्स। ठीक है, जिन केमिकल स्पीशीज को यूज किया जाता है टू रिमूव द डर्ट एंड डस्ट फ्रॉम क्लॉथ्स, ठीक है, उन केमिकल स्पीशीज को हम क्लींजिंग एजेंट्स कहते हैं। या सिंपल टर्म्स में कहें तो हम कहेंगे कि क्लींजिंग एजेंट्स वो केमिकल्स है जो क्लीनलीनेस में यूज होते हैं। ठीक, सो क्लींजिंग एजेंट्स कैन बी डिफाइंड एज नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड to assist the cleaning process, जिनको हम यूज कर सकते हैं to assist the cleaning process। ठीक है, नंबर सेकेंड, cleaning is primarily the removal of dirt and dust। तो cleaning किसको हम कहते हैं? removal of dirt and dust from clothes, from body, from hair। ठीक है, इस प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग डर्ट एंड डस्ट को हम बेसिकली क्लींजिंग एक्शन कहते हैं, और जो केमिकल्स यूज होते हैं इस प्रोसेस में उनको क्लींजिंग एजेंट्स का नाम देते हैं। ठीक है, नाउ इन क्लींजिंग एजेंट्स में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर होता है जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, वो ये कि इन क्लींजिंग एजेंट्स के मॉलिक्यूल्स के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है, वाटर हेटिंग। ठीक है, और वी कैन से हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग एंड लिपोफिलिक। लिपोफिलिक मींस ऑयल और फैट लविंग। ठीक है, क्योंकि डर्ट और डस्ट जो है उसको हम प्राइमरीली ट्रीट करते हैं एज ऑयल और एज ग्रीस। ठीक है ना, जो कि हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, एंड यू नो हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है वो नॉन पोलर होता है और वो वाटर के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है, इसीलिए हम इसको हाइड्रोफोबिक कहेंगे या फिर लिपोफिलिक कहेंगे, क्योंकि वो फैट के साथ अच्छे से इंटरैक्ट कर सकता है। आगे इसके बारे में डिस्कशन होगा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लींजिंग एजेंट्स। ठीक, नंबर वन इज सोप एंड नंबर सेकंड इज सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। ठीक है, सोप्स और डिटर्जेंट्स के बारे में हमें बात करनी है। बिल्कुल इजी टॉपिक है, ऑलरेडी पढ़ा होगा आप लोगों ने, 10th क्लास का भी 10th क्लास में भी ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सोप्स के बारे में। तो सोप्स के बारे में हम बात करेंगे। सोप्स किन को कहते हैं? केमिकल डेफिनेशन ऑफ सोप्स अगर हम कहें, वी कैन सिंपली से सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। ठीक है, फैटी एसिड्स के सोडियम या पोटेशियम साल्ट्स को हम नाम देते हैं व्हाट वी कॉल देम एज सोप्स। ठीक है, फैटी एसिड्स लाइक लॉरिक एसिड, पामिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, ओलिक एसिड्स। ठीक है ना, नॉर्मली हम फैटी एसिड्स किन को कहते हैं? उन एसिड्स को, उन कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जो फैट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और जब हम फैट की बात करते हैं, फैट बेसिकली क्या होता है? इट्स एन एस्टर। ये एस्टर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, किसके साथ? ग्लिसरॉल के साथ। ठीक है, ग्लिसरॉल इज एन अल्कोहल, उसमें OH ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में COOH ग्रुप होता है। बेसिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है COOH ग्रुप और OH ग्रुप जब एक दूसरे के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं तो वहां पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O लिंकेज डेवलप होता है, जिसको हम एस्टर लिंकेज कहते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट वी एक्चुअली हियर वांट टू से इज दैट सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक, और ये फैटी एसिड्स कहां से मिलते हैं? फैट से। ठीक, तो अगर हमें सोप्स को प्रिपेयर करना है, सोप्स को हम प्रिपेयर कहां से करते हैं? फैट से ही प्रिपेयर करते हैं। कैसे? बिल्कुल सिंपल तरीका है, हम फैट्स को या ऑयल्स को डिसॉल्व करते हैं अल्कलीज के अंदर, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में ले लें या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर इनको डिसॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो जब हमने इनको डिसॉल्व किया वहां पे हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होती है। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से क्या होता है? हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से एस्टर लिंकेज ब्रेक हो जाता है। ठीक है, एस्टर लिंकेज ब्रेक हो जाता है। तो यहां पे मैंने दिखाने की कोशिश की है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ फैट मॉलिक्यूल विच इज बेसिकली an ester, which is an ester of glycerol and carboxylic acid। ठीक है, तो यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड कौन था? इट वाज C17H35COOH, जिसको हम नाम देते हैं
Stearic acid. Stearic acid. We have taken the example of stearic acid as the fatty acid. ठीक है, तो fatty acid इसमें कौन है? C17H35COOH. ठीक, C17H35COOH, another molecule C17H35COOH. ठीक, और ये वाला पार्ट जो है CH2, it was actually CH2OH, CHOH, CH2OH. तो मैं यहां पे दिखा रहा हूं CH2OH, CHOH, CH2OH. ठीक, दिस इज व्हाट वी कॉल एज ग्लिसरॉल. ठीक है, तो असल में जो फैट था वो ग्लिसरॉल और इस कार्बोक्सिलिक एसिड स्टीरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बना है, कंडेंसेशन से बना है. तो इसका COOH, इसमें से OH ग्रुप और इसमें से H ग्रुप निकलेगा. तो ये ऑक्सीजन जो है ये लिंक होगा किसके साथ? C डबल बॉन्ड O के साथ. दैट्स वहां जो यहां पे शो किया गया है, CH2O C डबल बॉन्ड O. ठीक है, यहां पे भी O C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O. तो यहां पे 3 एस्टर लिंकेजेस है. ठीक है, नाउ इन एस्टर लिंकेजेस की अगर हम बात करें तो ये फैट मॉलिक्यूल था. इस फैट मॉलिक्यूल को हम क्या कर रहे हैं? इस फैट मॉलिक्यूल को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे. ठीक है, तो जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, व्हाट विल हैपन सिंपली इज, क्या होगा? वहां पे हाइड्रोलिसिस होगी. ठीक, हाइड्रोलिसिस का मतलब ये एस्टर लिंकेज जो है ये ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, यहां पे भी ब्रेक होगा, यहां पे भी ब्रेक होगा. ठीक, तो NaOH में से 2 पार्ट्स निकलेंगे, एक Na पॉजिटिव, दूसरा OH नेगेटिव. Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव. ठीक है ना, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. ठीक, सो व्हाट विल हैपन, देखिए ये जो CH2O जो है, सॉरी मैंने यहां पे लिंकेज गलत दिखाया. देखिए क्या होगा, यहां पे ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा और ये ब्रेक होगा. ठीक, ये वाले लिंकेजेस ब्रेक होंगे. ठीक, तो ये पार्ट निकलेगा बाहर एज C17H35COO नेगेटिव, COO नेगेटिव. ठीक है, ये COO नेगेटिव किसको लेगा? Na पॉजिटिव को, और CH2 किसको लेगा? OH को लेगा. दिस इज नॉट द मैकेनिज्म, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं. तो यहां पे CH2OH लग जाएगा, यहां पे CHOH लग जाएगा, यहां पे CH2OH लग जाएगा, और 3 मॉलिक्यूल्स आपको बाहर निकलेंगे, C17H35COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव. दैट मींस यू विल बी गेटिंग ग्लिसरॉल एंड यू विल बी गेटिंग दैट्स हियर ग्लिसरॉल. तो एक तो ग्लिसरॉल आपको मिलेगा, एंड नंबर सेकंड यू विल बी गेटिंग C17H35COO negative, Na positive. Now you can yourself see it was actually C17H35COOH. It was a fatty acid. अब fatty acid से H पॉजिटिव के बजाय Na पॉजिटिव लगाए तो इट्स अ सॉल्ट. नाउ सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड. कौन सा फैटी एसिड? स्टीरिक एसिड. तो आई कैन कॉल इट एज सोडियम स्टीरेट. दिस इज आवर एक्चुअल सोप. ठीक है, ये हमारा सोप मॉलिक्यूल है. ठीक, इन जनरल अगर मैं कहूं जनरल फॉर्मूला ऑफ सोप्स क्या होगा? इट विल बी, ये वाला पार्ट R पार्ट है, इट विल बी RCOO नेगेटिव, Na पॉजिटिव. मगर शर्त क्या है कि यहां पे ये जो ये वाला पार्ट होगा, दिस पार्ट शुड बी इसमें R का वैल्यू जो है वो बड़ा होना चाहिए, जैसे C17, जैसे C17 से ज्यादा. ठीक है ना, 17 से ज्यादा होनी चाहिए. ठीक है, तब जाके ये अच्छे सोप मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करते हैं. ठीक, तो अभी तक हमने यहां पे बताया कि सोप्स क्या होते हैं. दे आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स या कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ठीक, कैसे प्रिपेयर करते हैं? हम फैट को डिसॉल्व करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में, हाइड्रोलिसिस होती है. फैट बेसिकली बना होता है एस्टर लिंकेज से बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ए ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल. ठीक, तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है यूजिंग एन अल्कली, एक तो ग्लिसरॉल हमें वापस मिलता है. अब एसिड के बजाय सोडियम साल्ट ऑफ द एसिड मिलता है. वही सोडियम साल्ट ऑफ द एसिड जो है दैट इज व्हाट वी कॉल एज द सोप मॉलिक्यूल. ठीक, नाउ देयर आर सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सोप्स. ठीक है, जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया सोडियम स्टीरेट का. ठीक है, सोडियम स्टीरेट का एग्जाम्पल मैंने अभी बताया, दैट वाज C17H35COO नेगेटिव. दूसरा है सोडियम पामिटेट. इसका स्ट्रक्चर देखिए, दिस इज आई होप कि आप लोगों को बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूला पता होगा. तो बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूला में आप देख सकते हैं, you can even count the number of carbons. This is number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and 17. So C17. ठीक है, this part is COO नेगेटिव. ठीक है, साथ में यहां पे क्या लगा है?
Na पॉजिटिव, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम सिटीरेट। इसी तरीके से सोडियम पामिटेट, यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज देयर, इनका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अनदर वन इज C15 H31 COONA. This is what we call as sodium palmitate. This is also a soap molecule. एक और है जिसकी एक इंपॉर्टेंट फीचर यहां पे मैं बता रहा हूं, दैट इज सोडियम ओलिएट, ठीक है। तो ये किसका बेसिकली सॉल्ट होगा? ओलिक एसिड का। सोडियम पामिटेट होगा पामिटिक एसिड का, सोडियम सिटीरेट होगा सिटीरिक एसिड का, ठीक। नाउ इंपॉर्टेंट फीचर यहां पे आपको नजर आ रहा होगा वो ये, कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 पे यहां पे एक डबल बॉन्ड लगा है, देयर इज अ डबल बॉन्ड, ठीक। सो इट्स एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये दो जो है दे आर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी यूज हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी यूज हो सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनमें से बताइए कौन सा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बना हुआ सोप है, ठीक। सो इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप याद रखेंगे, सोडियम ओलिएट C17 H33 COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव के बजाय K पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एंड वो कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स? फैटी एसिड्स। क्लियर, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया, ठीक। नेक्स्ट वन टाइप्स ऑफ सोप्स, ठीक। आप लोगों ने देखा होगा वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप्स, ठीक है ना, जिसमें कुछ डिफरेंसेस होती है उनके कंपोजिशन में, ठीक। जैसे कि आपने सुना होगा नाम टॉयलेट सोप्स, ठीक। टॉयलेट सोप्स, इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है? प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग बेटर ग्रेड्स ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। अभी मैंने बताया सोप्स को बनाते हैं किससे? फैट से। तो यहां पे अच्छी क्वालिटी का फैट यूज किया जाता है टॉयलेट सोप्स को बनाने के लिए, ठीक है। एंड केयर इज टेकन टू रिमूव द एक्सेस एल्कली, एंड मे बी जब हमने इसको फैट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डिसॉल्व किया तो मे बी अगर हमने एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था इट विल रिमेन अनरिएक्टेड, तो जो आपके पास सोप मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे उसके साथ एल्कली की इंप्योरिटी भी हो सकती है, ठीक है। और वो एल्कलीज दे आर कोरोसिव इन नेचर, वो हमारी स्किन को खराब कर सकते हैं। टॉयलेट सोप्स को बनाने के वक्त इस चीज का ख्याल रखा जाता है कि जो एक्सेस एल्कली होगा वो सोप से बाहर निकलना चाहिए ताकि हमारी स्किन खराब ना हो, ठीक। नेक्स्ट वन, ट्रांसपेरेंट सोप्स। देखा होगा आप लोगों ने ट्रांसपेरेंट सोप्स। तो ट्रांसपेरेंट सोप्स को कैसे बनाते हैं? प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग द सोप इन एथनॉल एंड देन इवेपोरेटिंग द एक्सेस सॉल्वेंट। जब हमने सोप को प्रिपेयर किया बाय द ऑलरेडी मेंशन्ड प्रोसेस, उसके बाद इसको डिसॉल्व किया जाता है किसमें? एथनॉल में, ठीक है। तो वो उसको ट्रांसपेरेंट बना देता है, ठीक। नेक्स्ट, मेडिकेटेड सोप। सुना होगा आपने मेडिकेटेड सोप्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है। तो मेडिकेटेड सोप्स में इन एडिशन टू द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप्स वी कैन ऑल्सो एड सम एंटीसेप्टिक्स। जैसा कि कल हमने कहा था हम इसमें एंटीसेप्टिक ऐड कर सकते हैं, लाइक डेटॉल एंड सेवलॉन, ठीक है। तो देखा होगा आप लोगों ने डेटॉल सोप्स आपको मिलते हैं, सेवलॉन सोप आपको मिलता है, दीज आर द एंटीसेप्टिक्स, ठीक। इसके अलावा हम इसमें कुछ और भी चीजें डाल सकते हैं जो स्किन के लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है। जैसे एक्नी केयर के लिए हमारे पास सोप्स आते हैं, मेडिकेटेड सोप्स, ठीक है, जो एक्नी को या पिंपल्स को मतलब कम करने में हेल्प करते हैं, ठीक। सो यू कैन यूज सम अदर एडिटिव्स। इसी तरीके से आप परफ्यूम भी ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है ना, सो दैट जो सोप हमने प्रिपेयर किया उसकी स्मेल अच्छी हो जाए, ठीक। यू कैन ऐड वट एवर यू वुड लाइक, ठीक। सिमिलरली सम अदर एग्जांपल्स ऑफ द सोप्स आर शेविंग सोप्स, ठीक है। तो शेविंग सोप्स भी हम यूज करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए, ठीक। तो शेविंग सोप्स की क्या खासियत होती है? शेविंग सोप्स में इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें ग्लिसरॉल ऐड किया जाता है, ठीक है। सोप बनने के बाद फर्दर ग्लिसरॉल ऐड किया जाता है। ग्लिसरॉल माने ग्लिसरीन, ठीक है ना। और ग्लिसरीन आपको पता है वो स्किन के लिए अच्छा होता है। नाउ जैसे ही शेविंग करते हैं तो उसकी वजह से स्किन जो है वो ड्राई नहीं होनी चाहिए, उसको मॉइस्चराइज रखने के लिए ग्लिसरॉल यूज किया जाता है उन शेविंग क्रीम्स के अंदर, ठीक है। और साथ में जब इनको बनाया जाता है एक गम इसमें यूज किया जाता है, दैट्स कॉल्ड एज रोजिन गम। You will be remembering this. Rosin gum is added to them. It forms sodium rosinate. ये क्या बनाता है प्रिपरेशन के वक्त? सोडियम रोजिनेट। और सोडियम रोजिनेट का काम क्या है? ये लेदर बनाता है, ये झाग अच्छे से बनाता है, ठीक। नेक्स्ट इज लॉन्ड्री सोप्स, ठीक है। तो लॉन्ड्री सोप्स जिनको हम यूज कर सकते हैं इन लॉन्ड्रीज, कपड़े धोने के लिए सोप्स को भी यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इट कंटेन्स फिलर्स लाइक सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स एंड सोडियम कार्बोनेट। ये सारी चीजें हम उनमें यूज करते हैं ताकि वो कपड़ों के साथ उनमें से ग्रीस या ऑयल को अच्छे से बाहर निकाल सके, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सोप्स।
नाउ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप सबों ने ऑलरेडी सुना होगा वो ये कि सोप्स जो है दे डू नॉट वर्क वेल विद हार्ड वाटर। ठीक, हार्ड वाटर आपको पता है, ट्यूबवेल जो है उसका पानी वेल्स का पानी, ठीक है, खारा पानी जो होता है, ठीक है, उसको हम हार्ड वाटर कहते हैं। और हार्ड वाटर के साथ सोप्स अच्छे से काम नहीं करते हैं, ठीक है, वो लेदर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। रीजन क्या है? बिल्कुल सिंपल रीजन है, हमने बताया सोप जो है इट इज ए सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, हार्ड वाटर जो होता है, हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होते हैं और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक, पता होगा आप लोगों को, कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होते हैं और मैग्नीशियम आयंस किस में प्रेजेंट होते हैं? हार्ड वाटर के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही हमने सोप को हार्ड वाटर के अंदर डाल दिया, सोप, ये देख लीजिए, दिस इज C17H35COONA, दिस इज सोप। इसको अपना काम करना था, ये सॉल्युबल था, होता है वाटर में, वाटर में जाके अपना काम करता है। कैसे करता है वो लास्ट में हम मैकेनिज्म दिखाएंगे। ठीक है, नाउ जैसे ही हमने सोप को हार्ड वाटर में डाला, हार्ड वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? कैल्शियम आयंस या मैग्नीशियम आयंस। जैसे ही सोप को वाटर में डाल दिया गया, ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस क्या करते हैं? सोडियम आयंस को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक, तो जब सोडियम आयंस को इसने रिप्लेस किया, कैल्शियम यहां पे क्या बन जाएगा? अगर हमने इनिशियली लिया था सोडियम स्टीरेट, इट गेट्स कन्वर्टेड टू कैल्शियम स्टीरेट। और कैल्शियम स्टीरेट जो होता है इट इज इनसॉल्युबल, इट इज इनसॉल्युबल। ठीक है, और अगर ये इनसॉल्युबल हुआ तो ये डिसॉल्व होगा ही नहीं। अगर ये डिसॉल्व हुआ ही नहीं तो सोप जो है, जो कि असल में ये वाला पार्ट था इसका सोप का, जो कि असल में काम करता है, तो ये वाटर में जाएगा ही नहीं, डिसॉल्व ही नहीं होगा। इसकी वजह से ये अपना काम नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ दैट जो ये कैल्शियम स्टीरेट या मैग्नीशियम स्टीरेट यहां पे बना, ठीक है, ये इनसॉल्युबल होता है और ये स्टिकी मटेरियल होता है, ये उल्टा कपड़ों पे या बॉडी पे चिपक जाता है। ठीक है ना, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हम क्लींजिंग एक्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन हम उल्टा वहां से ग्रीज लेके आ रहे हैं अपनी बॉडी पे, अपनी इसके ऊपर, अपने कपड़ों के ऊपर। ठीक है ना, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, स्टिकी मटेरियल लेके आ रहे हैं। ठीक, इस इनसॉल्युबल मटेरियल को हम नाम देते हैं स्कम, SCUM. So you should be remembering this term scum. So what is scum? Scum is an insoluble precipitate of calcium stearate or magnesium stearate which is formed when soap molecules are used with hard water. Very simple. ठीक है, next is हमारे पास एक और तरह के केमिकल स्पीशीज होते हैं, क्लींजिंग एजेंट्स होते हैं, जिनको हम नाम देते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। ठीक, सोप्स किनको कहा था? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, डिटर्जेंट्स किनको हम कहते हैं? दे आर केमिकली अमोनियम, या तो वो अमोनियम साल्ट्स होते हैं, अमोनियम साल्ट्स होते हैं, या फिर सल्फोनेट्स, सल्फोनेट साल्ट्स। सल्फोनेट्स का मतलब इनमें ये ग्रुप प्रेजेंट होता है SO3 नेगेटिव। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कौन सा ग्रुप होता है? COO नेगेटिव। ठीक, सोप्स में COO नेगेटिव वाला पार्ट होता है, इनके अंदर SO3 नेगेटिव वाला पार्ट होता है, या फिर अमोनियम आयन बेस्ड पार्ट होता है। आगे एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स किनको कहते हैं हम? इनको हम एक और नाम भी देते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज सोपलेस सोप्स, सोपलेस सोप्स, सोपलेस सोप्स। क्या मतलब सोपलेस सोप्स? इनका काम सोप्स की तरह ही होता है, लेकिन ये सोप्स नहीं होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सोप्स किनको हमने कहा? सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक, एंड दे आर आइदर अमोनियम साल्ट्स और दे आर आइदर सल्फोनेट्स और salts of sulfonic acid, salts of sulfonic acid। लेकिन काम बिल्कुल कैसे करते हैं? बिल्कुल काम वो सोप्स की तरह ही करते हैं। ठीक है, इनके मेरिट्स देखिए, इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स देखिए। दे वर्क इन हार्ड वाटर, ये हार्ड वाटर के साथ बिल्कुल अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, दे प्रोड्यूस अ गुड लेदर इन हार्ड वाटर। सोप्स का हमने क्या देखा था? दे प्रोड्यूस कम, वो काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन हार्ड वाटर के साथ डिटर्जेंट्स वर्क करते हैं। ठीक, दे आर बेटर देन सोप्स हैविंग स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग एजेंट। इनका क्लींजिंग एक्शन जो होता है वो सोप से बेहतर होता है। ठीक ना, इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं इन डिटर्जेंट्स के। दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक, ये डिग्रेडेबल नहीं होते हैं। सोप्स आर डिग्रेडेबल बट दीज डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक, तो दे कैन पोल्यूट द वाटर जिसमें हम इस को हम डालते हैं, फिर लास्ट में क्लींजिंग एक्शन के बाद जो पानी फेंका जाता है
वो वाटर बॉडीज में जाएगा और बीइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर ये हमेशा उनके अंदर रहेगा, वाटर बॉडीज के अंदर, और उसको पोल्यूट करेगा। सॉइल के अंदर रहेगा तो पोल्यूट कर देगा। ठीक, नंबर नेक्स्ट, इट इज हार्मफुल टू स्किन, ये स्किन को खराब करता है। ठीक, देखा होगा आप लोगों ने जो डिटर्जेंट्स हम घर पे यूज करते हैं तो उसके बाद हम अब जब अपनी स्किन को चेक करते हैं वी सी कि ये खराब हो चुकी होती है। ठीक है ना, इट बिकम्स डार्क। ठीक है, तो आपके हाथ जो है वो हार्ड हो जाते हैं। ठीक, सो दे आर हार्मफुल टू स्किन बट दे हैव अ बेटर क्लींजिंग एक्शन देन सोप्स। ठीक, नाउ टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स तीन तरह के होते हैं, एक एनायनिक डिटर्जेंट्स, दूसरा कैटायनिक डिटर्जेंट्स, तीसरा नॉन आयोनिक डिटर्जेंट्स। ठीक है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा दे आर सोपलेस सोप्स, दे हैव सेम एक्शन एज दैट ऑफ द सोप्स, इनका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सोप्स की तरह ही होता है, डिफरेंसेस इन देयर फंक्शनैलिटीज इन देयर फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो जैसे हमने सोप्स को अभी देखा, सोप कुछ इस तरीके से होते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव, ठीक, यहां पे Na पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो असल में जो पार्ट है जो क्लींजिंग एक्शन करता है वो ये वाला पार्ट है। ठीक, नाउ बिल्कुल ऐसे ही इन डिटर्जेंट्स के अंदर COO नेगेटिव के बजाय क्या होगा, COO नेगेटिव के बजाय ये पार्ट प्रेजेंट होगा, SO3 नेगेटिव। SO3 नेगेटिव या तो ये प्रेजेंट होगा या फिर ये वाला प्रेजेंट होगा, NH4 पॉजिटिव, ये वाला पार्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, नाउ ये मेजर कंपोनेंट है जो असल में क्लींजिंग एक्शन का काम करता है। बेस्ड ऑन द मेजर पोर्शन जो क्लींजिंग एक्शन का काम करता है वो कैसा है, क्या उस पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या उस पे नेगेटिव चार्ज है, या क्या वो न्यूट्रल है। ठीक, उसके बेसिस पे डिटर्जेंट्स के तीन टाइप्स होते हैं, एनायनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक डिटर्जेंट एंड नॉन आयोनिक डिटर्जेंट्स। ठीक, तो सिंपली एनायनिक डिटर्जेंट्स किनको कहेंगे, जिसमें मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ द डिटर्जेंट क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड होगा, कैटायनिक जिसमें पॉजिटिव होगा, और नॉन आयोनिक जिसमें न्यूट्रल होगा। ठीक, तो इन्हीं के बारे में बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। एनायनिक डिटर्जेंट्स की अगर हम बात करें, सो दीज आर सो कॉल्ड बिकॉज लार्ज पार्ट ऑफ दियर मॉलिक्यूल्स आर एनायनिक। ठीक है, लार्ज पार्ट ऑफ दियर मॉलिक्यूल क्या होता है, एनायनिक इन नेचर होता है, एंड इट इज द एनायनिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल विच इज इन्वॉल्वड इन दियर क्लींजिंग एक्शन। ये इनका एनायनिक पार्ट ही होगा जो क्लींजिंग एक्शन में इस्तेमाल होता है। ठीक, These are sodium salts. तो जनरली एनायनिक वाले पार्ट्स क्या होते हैं, एनायनिक वाले डिटर्जेंट्स कौन होते हैं, These are sodium salts of sulfonated long chain alcohols. सल्फोनेटेड याद रखिएगा टर्म, सल्फोनेटेड अल्कोहल्स, लॉन्ग चेन अल्कोहल्स और हाइड्रोकार्बन्स, मतलब अल्कोहल्स के साथ हमने कोई रिएक्शन की है और उसके OH को हमने कन्वर्ट किया है SO3 नेगेटिव में। ठीक है, या हाइड्रोकार्बन्स के साथ हमने कोई रिएक्शन की है, इसको कन्वर्ट किया है किसमें, इसको कन्वर्ट किया है SO3 नेगेटिव वाले पार्ट में। यानी कि अल्टीमेटली जो हमारे पास डिटर्जेंट बन के आएगा वो सोडियम साल्ट होगा सल्फोनिक एसिड का, सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमने एक अल्कोहल लिया है, लॉन्ग चेन अल्कोहल, दिस इज CH3 CH2 होल 10 CH2OH। इस अल्कोहल का नाम है लॉरेल अल्कोहल। ठीक है, लॉरेल अल्कोहल। ठीक, लॉरेल अल्कोहल, इस लॉरेल अल्कोहल में OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ये सल्फ्यूरिक एसिड इसके साथ रिएक्ट करके इस ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इसमें सिंपली ये डिहाइड्रेशन करता है, H पॉजिटिव यहां से निकल के आता है, यहां से OH नेगेटिव निकल के आता है, तो बचा क्या, सल्फ्यूरिक एसिड में H पॉजिटिव निकला, वहां पे क्या बचा पीछे, HSO4 नेगेटिव, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं HSO3H, या ऐसे लिख सकते हैं हम, वी कैन राइट इट लाइक दिस, OSO3H, ये भी वही हुआ ना, HSO4 नेगेटिव। ठीक है, तो वही यहां पे भी देख लीजिए आप, बाकी सारा पार्ट वही है, लास्ट पे जो OH ग्रुप था वो किस में कन्वर्ट हो गया, SO3H ग्रुप में, SO3H ग्रुप में, OSO3H ग्रुप में। ठीक, इसको हम सल्फोनिक एसिड कहेंगे, सल्फोनिक एसिड ग्रुप कहेंगे। ठीक है, अब इसी को हमने ट्रीट किया किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। व्हाट विल हैपन, यहां से H पॉजिटिव निकलेगा, उसके बदले में क्या आ जाएगा, उसके बदले में हमारा क्या आ जाएगा, Na पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या मिला, CH3 CH2 10 टाइम्स, CH2
OSO3O नेगेटिव, H पॉजिटिव के बदले Na पॉजिटिव, यानी कि ये वाला ग्रुप जो मैं अभी कह रहा था SO3 नेगेटिव, OSO3 नेगेटिव, जिसको हम सल्फोनेट कहते हैं, या इस ओवरऑल चीज को हम नाम देंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ sulfonic acid, sodium salt of sulfonic acid, and he will name this as sodium lauryl sulfate, sodium lauryl sulfate. अक्सर सुना होगा आप लोगों ने, आप शैम्पू अपना अगर चेक करेंगे आज तो वहां पे एक इंग्रेडिएंट डेफिनेटली आपको मिलेगा, दैट विल बी सोडियम लॉरेल सल्फेट. ठीक है, सोडियम लॉरेल सल्फेट. सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ एनायनिक डिटर्जेंट्स इज सोडियम लॉरेल सल्फेट. व्हाट इज द फॉर्मूला? CH3 CH2 whole 10 CH2 OSO3 negative Na positive. ठीक है. Another example of anionic detergent is sodium dodecyl benzene sulfonate. Sodium dodecyl, नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है. Sodium dodecyl benzene sulfonate. Sodium dodecyl benzene sulfonate का फॉर्मूला देख लीजिए. CH3 CH2 11 times डोडेक. डोडेक किसको कहते हैं? जिसमें 12 कार्बन हो. ठीक है. सो CH3 का 1 और CH2 के 11 हो गए ना 12, दैट इज डोडेकाइल. सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट. सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट. बिल्कुल नाम अगर आपने याद रखा तो स्ट्रक्चर भी आपको इसका याद रहेगा. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एनायनिक डिटर्जेंट. ये एनायनिक डिटर्जेंट का एग्जांपल है. ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कैटायनिक डिटर्जेंट. ठीक, कैटायनिक डिटर्जेंट सिंपली किसको कहेंगे हम? कैटायनिक डिटर्जेंट कहेंगे जिसमें लार्जर पार्ट क्या होगा? कैटायनिक इन नेचर होगा. और आपको याद रखना है कैटायनिक डिटर्जेंट्स जो होते हैं उनमें एग्जांपल है, दे आर द अमोनियम साल्ट्स. एनायनिक क्या होते हैं? सल्फोनिक एसिड्स. पहले ही जो हमने डेफिनेशन दी थी डिटर्जेंट्स की, या तो वो अमोनियम साल्ट्स होंगे या सल्फोनेट्स होंगे. तो सल्फोनेट्स बनाते हैं एनायनिक क्लास ऑफ डिटर्जेंट्स और अमोनियम साल्ट्स बनाते हैं कैटायनिक पार्ट ऑफ डिटर्जेंट्स. यू कैन हियर सी CH3 CH2 whole 15. देन यू हैव N CH3 CH3 CH3. देखिए अगर मैं N लिखता हूं, ये लिखता हूं, व्हाट इज दिस? दिस इज अमोनिया. ठीक. अगर मैं लिखता हूं NH4 पॉजिटिव, दिस इज अमोनियम. दिस इज अमोनियम. अगर मैं NH3 में से एक H को रिप्लेस करके R देता हूं, इट बिकम्स RNH2. यू विल कॉल दिस एज ए प्राइमरी एमाइन. अगर मैंने एक और H निकाला, RNHR, इसको क्या नाम देंगे? सेकेंडरी एमाइन. अगर एक और H निकाला, यू विल कॉल इट एज RNR, टर्शरी एमाइन. ठीक है ना, टर्शरी एमाइन. लेकिन अगर अमोनियम आयन मेरे पास था, मैंने अब चारों हाइड्रोजन्स को निकाला, तो क्या मिल जाएगा? R एंड R, और इसके ऊपर कौन सी चार्ज होगी? पॉजिटिव. सो इट यू विल कॉल दिस एज ए क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. इसको आप क्या नाम देते हैं? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. ठीक. तो यहां पे जो हमने एग्जांपल दिया है कैटायनिक डिटर्जेंट्स में, आप देख सकते हो कि एग्जांपल क्या है. दिस इज एन R पार्ट, दिस इज अनदर R CH3 CH3 CH3, और ये बीच में नाइट्रोजन है, तो इस पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगी. तो यही बन गया ना अमोनियम सॉल्ट. ठीक है. नीचे बाहर से इसको स्टेबलाइज करने के लिए Br नेगेटिव है. सो इट्स एन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ एमाइंस विद या तो एसिटेट्स के साथ, या क्लोराइड्स के साथ, या ब्रोमाइड्स के साथ. ब्रोमाइड यहां पे मैंने दिखाया है बाहर, क्लोराइड भी हो सकता है, एसिटेट आयन भी हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है. ठीक है. ये जो एग्जांपल यहां पे हमने दिया है, इसका नाम आपको याद रखना है हमेशा के लिए, और ये पूछा गया है अभी तक नीट एग्जाम्स में. ठीक. तो दिस इज सीटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड. Cetyl trimethyl ammonium bromide. You'll have to remember an example. Cationic detergents में, anionic detergents में क्या याद रखा? Sodium lauryl sulfate, सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट. ठीक. और कैटायनिक में क्या याद रखा? सीटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड. ठीक. नेक्स्ट वन इज नॉन आयोनिक. नॉन आयोनिक डिटर्जेंट. ठीक है. तो नॉन आयोनिक डिटर्जेंट किसको कहेंगे? नॉन आयोनिक नाम से ही पता चलता है, उसमें कोई भी ना तो कैटायनिक पार्ट होगा ना ही एनायनिक पार्ट होगा. These do not contain any ion in their constitution. इनकी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी कंपोजिशन में कोई भी आयोनिक पार्ट होता ही नहीं है. ठीक. वन सच डिटर्जेंट इज फॉर्मड व्हेन स्टीरिक एसिड रिएक्ट्स विद पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल. तो इसमें एग्जाम्पल क्या है? स्टीरिक एसिड को जब हम पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल यू नो CH2CH2OH OH. ठीक है. दिस इज इथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH
CH2OH, ठीक। तो पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल का मतलब ये बहुत सारे यूनिट्स है। सो यू कैन सी हियर इट्स अ पॉलीमर, OH लास्ट पे, देन इट इज CH2CH2O जो कि रिपीट हो रहा है लास्ट पे एक और CH2CH2OH। दिस इज पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल एंड दिस इज स्टीरिक एसिड। तो जब हम इनके दरमियान रिएक्शन करेंगे, एस्टेरिफिकेशन होगी, यहां से OH, यहां से H बाहर निकलेगा, तो यहां पे एक एस्टर लिंकेज डेवलप होगा। दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ द नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। सो नॉन आयोनिक डिटर्जेंट्स में एग्जाम्पल क्या है? डिटर्जेंट फॉर्मड बाय द रिएक्शन बिटवीन स्टीरिक एसिड एंड पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। इंपॉर्टेंट चीज जो इसके बारे में है वो ये कि लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट जो होते हैं दे आर नॉन आयोनिक टाइप, ठीक है। लिक्विड डिश वॉशर्स जो होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, आपके किचन में आप यूज करते हो, ठीक। तो लिक्विड डिश वॉशर्स जो होते हैं उनके अंदर नॉन आयोनिक डिटर्जेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो बिल्कुल सेम होता है सोप्स की तरह, ठीक। और थोड़ा सा 2 मिनट यहां पे हम इसके मैकेनिज्म के बारे में देखते हैं, ठीक है। विल बी टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ द सोप्स। ऑलरेडी आप लोगों को ये पता होगा, बट टू कंप्लीट द टॉपिक आई विल बी बेसिकली डिस्कसिंग द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक। देखिए, सोप हो या डिटर्जेंट हो, इन दोनों में एक ही स्ट्रक्चरल फीचर है कि दे बोथ कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, हाइड्रोफिलिक पार्ट एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट। कैसे? अगर मैं सोडियम स्टीरेट की बात करूं तो सोडियम स्टीरेट अभी मैंने बताया इस तरीके का होगा, 17 कार्बन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक। देन यू हैव C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। ये वाला पार्ट अगर आप गौर से देखें, यहां पे देखिए ये है CH3 CH2 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 सो ऑन, ठीक है। तो ये सारा पार्ट यहां से लेके यहां तक जो है, इट इज बेसिकली द हाइड्रोकार्बन पार्ट। एंड हाइड्रोकार्बन पार्ट आप लोगों को पता है नॉन पोलर होता है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है। तो ये सारा पार्ट क्या होता है? दिस इज नॉन पोलर, इट इज नॉन पोलर इन नेचर। एंड इफ इट इज नॉन पोलर, दैट मीन्स ये पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा, यानी वाटर के साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा। वी विल कॉल इट एज हाइड्रोफोबिक, विल कॉल इट एज हाइड्रोफोबिक टेल। और यहां पे जो लास्ट पे यहां पे आप देख रहे हैं, दिस पार्ट, ये वाला पार्ट CO नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सो ऑब्वियसली इट इज अ पोलर स्पीशीज। ये वाला इट इज पोलर इन नेचर and we call it as hydrophilic head, ठीक। तो अब सिंप्लिसिटी के लिए जब भी मुझे सोप मॉलिक्यूल को दिखाना हो, आई विल शो इट लाइक दिस, ठीक है। तो इसका हेड पोलर होगा, इट कैन बी आइदर नेगेटिवली चार्ज्ड एनायनिक, इट कैन बी आइदर पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, कैटायनिक। तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, दिस इज हाइड्रोफोबिक टेल एंड दिस इज हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोफोबिक टेल को आप एक और नाम भी बोल सकते हैं, इट इज लिपोफिलिक क्यों? क्योंकि लिपोफिलिक का मतलब लिपिड्स, फैट्स, ठीक है ना, उनके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो वो भी नॉन पोलर होते हैं, मैक्सिमम पार्ट उनका नॉन पोलर होता है, ठीक है। तो नॉन पोलर के साथ नॉन पोलर टेल इंटरैक्ट करेगा, इट विल हैव अ टेंडेंसी टू रिएक्ट विद इट, टू इंटरैक्ट विद इट, दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट एज इट इज वाटर हेटिंग बट लिपिड पार्ट लविंग, ठीक है ना। तो यहां तक हमको समझ में आ गया, ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी? नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ एक्चुअली द सोप्स वर्क और डिटर्जेंट्स वर्क, ठीक है ना। देखिए, से फॉर एग्जांपल ये हमारा कपड़ा है यहां पे, ठीक, और इस कपड़े के ऊपर ये ग्रीस लगी हुई है या डर्ट लगा हुआ है, ठीक। नाउ यू विल रिमेंबर दैट ग्रीस हो या डर्ट जो होता है उसको हम कंसिडर करते हैं इट इज ऑयली इन नेचर और इट इज फैटी इन नेचर, ठीक है ना। डस्ट, ग्रीस, वी कंसिडर इट to be mostly non-polar in nature, ठीक है। So this is your oil or fat which is hydrophobic, obviously it is hydrophobic in nature, ठीक। तो अब क्या होता है, जैसे ही हमने इस कपड़े के अंदर कपड़े को हमने वाटर में डाल दिया और वाटर में हमने सोप मॉलिक्यूल्स को डाल दिया, तो सोप के 2 एंड्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड, ठीक। सो व्हाट हैपेंस सिंपली, मैं इसको बाहर निकाल के दिखा रहा हूं यहां पे।
ये आपका ऑयल या ग्रीस पार्टिकल है, ठीक। नाउ इसके इर्द गिर्द जो हमारे सोप मॉलिक्यूल्स है जो कि बिल्कुल इस तरीके से होते हैं, जिनका एक हेड होता है पोलर और नॉन पोलर टेल होती है, ठीक। सो व्हाट विल हैपन, ये पार्ट लिपोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक है, ठीक है, और ये पार्ट हाइड्रोफिलिक है, लिपोफोबिक है, ठीक है ना। सो व्हाट विल हैपन, ये सोप मॉलिक्यूल्स इस ऑयल के इर्द गिर्द इस तरीके से जमा होते हैं कि उस सोप का टेल इस ऑयल के साथ इंटरेक्ट करता है और हेड बाहर रहता है। दूसरा सोप मॉलिक्यूल आएगा, वो भी बिल्कुल ऐसे ही इंटरेक्ट करेगा। तीसरा सोप मॉलिक्यूल आएगा, इंटरेक्ट ऐसे ही करेगा, टेल इसके अंदर जाएगी और हेड बाहर जाएगा, लाइक दिस, ठीक। नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, एक ग्लोब्यूलर टाइप, सिफेरिकल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनता है। इस सिफेरिकल एंटिटी को हम नाम देते हैं, वी कॉल दिस एज ए माइसिल, इसको हम कहते हैं नाम माइसिल, ठीक है। तो माइसिल्स बन जाती हैं। और माइसिल्स कैसे बनती हैं, ये बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल्स ऑयल पार्टिकल्स के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, डस्ट के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, और सोप अपना टेल वाला पार्ट ऑयल के साथ फिक्स कर देते हैं और हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर रखते हैं। अब इसके इर्द गिर्द यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसके इर्द गिर्द, ठीक ना। वाटर मॉलिक्यूल्स इन टेल्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो ये अपने आप को बचाना चाहते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये एक सिफेरिकल अरेंजमेंट बनाते हैं। तो सिफियर के अंदर क्या रहती है, टेल्स, बाहर क्या एक्सपोर्ट हो जाता है, पोलर हेड। तो जाहिर सी बात है पोलर हेड वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करेगा। जब हम कपड़े को एजिटेट करते हैं, ठीक है ना, उस एजिटेशन की वजह से क्या होगा, उस एजिटेशन की वजह से क्या होता है, सिंपली उस एजिटेशन की वजह से ये ग्रीस पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स जो है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में बाहर निकल जाता है, और यहां पे प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन हो जाती है। पढ़ा होगा आप लोगों ने इमल्शंस, इमल्शंस किनको कहते हैं, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ठीक। तो ये ऑयल है, बाहर वाटर है, लेकिन ये दिस इमल्सिफिकेशन किसकी वजह से हो रही है, माइसिल्स बनने की वजह से, ठीक है। तो जैसे हमने वाटर को एजिटेट किया, वाटर मॉलिक्यूल्स इन हेड्स को अट्रैक्ट करेंगे, हेड्स टेल्स के साथ जुड़े हैं, टेल्स ऑयल के साथ जुड़े हैं, तो जैसे आपने एजिटेट किया तो एकदम से ये वाटर के साथ चले जाते हैं, इसके साथ ग्रीस पार्टिकल्स चले जाते हैं। तो जब आप उस पानी को फेंकते हो, उस पानी में अलोंग विद द सोप ग्रीस मॉलिक्यूल जो है वो बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल टर्म्स में हम कहेंगे कि सोप कैसे एक्शन करते हैं। सोप मॉलिक्यूल्स के दो पार्ट्स होते हैं, पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल। ग्रीस या डस्ट क्या होता है, वो इनके टेल्स के साथ इंटरेक्ट करता है, और वहां पे एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको माइसिल्स कहते हैं। जब हम वाटर को एजिटेट करते हैं, कपड़े को एजिटेट करते हैं, तो उस फोर्स की वजह से वाटर के साथ सोप मॉलिक्यूल्स बाहर आते हैं, सोप के साथ बाहर आता है ग्रीस। इस तरीके से हमारा कपड़ा जो है वो साफ हो जाता है, ठीक। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा दैट विल बी पॉलीमर्स एंड देन बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक। थैंक यू।